सोलो लेवलिंग एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर वो बड़े बड़े स्टैचूज जिन्वू को मार रहे थे और जिन्वू कह रहा था कि मैं मरना नहीं चाहता, काश कि मुझे जिंदा रहने का एक और मौका मिल जाता। तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन, आप प्लेयर बन चुके हैं। इसके बाद हम जिन्वू को देखते हैं जिसकी आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर वो अपने हाथ और पैरों को देखता है जो कि कट चुके थे, मगर अब वो बिल्कुल ठीक थे। जिन्वू सोचता है क्या वो सब एक सपना था। तभी उसके कमरे में दो लोग आते हैं। उनमें से एक जिन्वू को अपना कार्ड देते हुए कहता है कि मेरा नाम वू जिनचुल है और मैं हंटर एसोसिएशन सर्विलियन टीम का मैनेजर हूँ, और दूसरा सिर्फ अपना नाम कांताशिक बताता है। जिन्वू सोचता है कि आखिर हंटर एसोसिएशन को मुझसे क्या चाहिए। जिन्वू को उन दोनों से पता चलता है कि वो 3 दिनों से यहाँ पर बेहोश था। जिन्वू उन दोनों से मिस्टर सोंग और जूही के बारे में पूछता है कि क्या वो ठीक है। जिनचुल उसे बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, मगर मिस्टर सोंग ने इस एक्सीडेंट में अपना हाथ गंवा दिया, इस वजह से अब वो रिटायर हो गए हैं। दूसरी तरफ जूही को इस वजह से काफी बड़ा सदमा पहुंचा है। उसकी हालत को देखकर नहीं लगता कि वो दोबारा से कभी हंटर के तौर पर काम कर पाएगी। तुमने जो वहाँ पर अपना दिमाग लगाया उसकी वजह से सिर्फ 6 लोग ही बच पाए हैं। हंटर्स की जॉब वाकई ही में खतरनाक है, मगर इतना बड़ा हादसा होने के चांस काफी ज्यादा कम होते हैं। लेकिन सर्वाइवर्स के बताने पर जब वाइड गेट के लोग वहां पहुंचे तो वहां सिर्फ उन्हें तुम ही मिले। हमें सर्वाइवर्स ने जैसा बताया था वहां पे हमें कोई टेम्पल और कोई स्टैचू नहीं मिला था, और अगर हमें हंटर्स की डेड बॉडीज भी न मिली होती तो हम तुम्हारे ग्रुप को सस्पिशियस समझते। फिर वो जिन्वू से खड़ा होते हुए पूछता है कि वैसे ये हमारी थ्योरी ही है, लेकिन क्या तुम्हें सेकंड अवेकनिंग हुई है। जिन्वू ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो हमें सेकंड अवेकनिंग के बारे में बताने लगता है, जहाँ वो बताता है कि हंटर्स की पावर उन्हें अवेक होने पर ही मिलती है और एक बार अवेकनिंग होने के बाद उनकी पावर दोबारा नहीं बढ़ती। लेकिन किसी बहुत ही रेयर कंडीशन में एक हंटर को डबल अवेकनिंग का मौका मिलता है, जिससे वो ए और एस रैंक तक का भी हंटर बन सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि मैं भी रीअवेकन हुआ हूँ। तभी ताइशिक उसके सामने माना मॉनिटर नाम की एक मशीन रख देता है ताकि डिटेक्ट किया जा सके कि आखिर उसकी पावर कितनी ज्यादा बड़ी ही है। जिन्वू भी खुशी खुशी उसके ऊपर अपना हाथ रख देता है। जिनचुल सोच रहा होता है कि अगर वो मॉन्स्टर इतने ही खतरनाक थे जितना कि हमें सर्वाइवर्स ने बताया तो एक लो लेवल हंटर के लिए उनसे बचना मुमकिन नहीं है, और जब वो मॉन्स्टर वहाँ पर नहीं थे तो इसका मतलब ए या फिर एस रैंक का हंटर भी वहाँ पर हो सकता है। तो इसका सीधा सीधा यही मतलब हो सकता है कि संग जिन्वू को सेकंड अवेकनिंग मिली है, और जब माना डिटेक्टर उसका माना लेवल बताता है तो वो काफी ज्यादा होता है, जो कि होते हैं पूरे 10 पॉइंट्स। भाई लिटरली एक आम ई रैंक के हंटर का माना लेवल भी 70 होता है, और इसका कितना है 10। संग जिन्वू उनसे पूछता है बताओ मेरी रैंक कितनी ज्यादा बड़ी होगी, मगर संग जिन्वू के पॉइंट्स देखने के बाद वो कहते हैं कि हमें शायद कोई गलती हुई है, और वो चुपचाप वहाँ से निकल लेते हैं। जिनचुल वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है कि डेंजन वहाँ से गायब हो गई थी, तो आखिर ये बचा कैसे। जिन्वू कहता है मैंने खाम ही अपनी उम्मीदें बढ़ा ली थी, वैसे उन्होंने मुझसे इस चीज के बारे में नहीं पूछा था। हम देखते हैं कि जिन्वू को वही स्क्रीन दिखाई दे रही थी जहां उसे एक मैसेज आया हुआ होता है। जिन्वू सोचता है कि शायद मैं ही इसे देख सकता हूं। वो उसे छूने की कोशिश करता है मगर छू नहीं पाता है। तभी उसे याद आता है कि कैसे वो मरने ही वाला था मगर ये स्क्रीन उसके पास शो हुई थी। तभी उसकी बहन जीना भी वहाँ पर आ जाती है। वो आकर उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। जिन्वू उससे माफी मांगता है मगर जिन्हा कहती है कि तुम हमेशा ही खुद को जख्मी करवा लेते हो, तुम्हें पता नहीं है मगर मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र होती है। अगर अगली दफा ऐसा हुआ तो मैं स्कूल जाना छोड़ दूंगी और जॉब करना शुरू कर दूंगी। जिन्वू कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ गया, वैसे क्या तुम्हें ये चीज नजर आ रही है। वो उसी स्क्रीन के बारे में बात कर रहा होता है मगर जिन्हा को वो नजर नहीं आ रहा होता। जिन्वू उससे पूछता है वैसे जब गेम्स में हमारे पास मैसेज आया हुआ होता है तो हमें क्या करना चाहिए। जिन्हा कहती है कि तुम मुझसे किस तरह के ऊट पटांग सवाल कर रहे हो, लगता है कि डॉक्टर तुम्हारे दिमाग का इलाज करना भूल गए हैं। जिन्वू उससे कहता है मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, जब तुम गेम खेला करती थी तो तुम मैसेज को कैसे पढ़ा करती थी। जिन्हा उसे बताती है कि तुम मैसेज बॉक्स को खोलकर उन्हें पढ़ सकते हो। जिन्वू ये सोचकर ओपन मैसेज बॉक्स बोलता है तो उस सिस्टम में भी वो मैसेज ऑन हो जाता है, जहाँ मैसेज आया हुआ होता है कि आप एक प्लेयर बन चुके हैं, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नाम की डेली क्वेस्ट भी आई हुई होती है। इसके बाद जिन्हा जिन्वू से बात करके अपनी
अपनी दोस्त के साथ चली जाती है। जिनवू अपने सिस्टम स्क्रीन पर आए हुए नोटिफिकेशंस को पढ़ रहा होता है, जहां उसे बताया जा रहा होता है कि ये सिस्टम प्लेयर को असिस्ट करने के लिए बनाया गया है। अगर आप सिस्टम की बात नहीं मानेंगे तो आपको पेनल्टी भी मिल सकती है। जिनवू कहता है कि मुझे इन सब चीजों की कुछ खास समझ नहीं आ रही है। तभी वो डेली क्विस्ट वाली नोटिफिकेशन को देखता है। वो उसे देखकर कंफर्म बोलता है, जिस पर उसके सामने क्विस्ट इन्फो आती है, जिसके मुताबिक उसे 100 पुशअप, 100 सेटअप, 100 स्क्वाट और 10 किलोमीटर रनिंग करनी है। और अगर उसने ये डेली क्विस्ट पूरी नहीं की तो उसे पेनल्टी भी मिलेगी। जिनवू कहता है, क्या ये कोई मजाक है? मैं तो अभी हॉस्पिटल में हूँ, तो मैं इस डेली क्विस्ट को कैसे पूरा कर सकता हूँ? और वो सो जाता है। इसके बाद जिनचुल अपने चेयरमैन को बता रहा होता है कि जिनवू को कोई सेकंड अवेकनिंग नहीं मिली है। चेयरमैन फोन पर कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, वैसे ये अच्छा है कि उस हादसे की वजह से वो डेंजर ब्रेक नहीं हुई। जिनचुल कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये केस पिछले केसों की तरह सिंपल नहीं है। चेयरमैन कहते हैं कि हम इस केस के ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी भी डेंजर्स की बहुत सी मिस्ट्रीज हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। इसके बाद हमें गिल्ड मास्टर चुई को दिखाया जाता है, जो कि चाही से कह रहा होता है कि तुम अगली बी रैंक की रेड में इंस्ट्रक्टर के तौर पर जाओ। इस रेड में नए ज्वाइन होने वाले हंटर्स की ट्रेनिंग हो जाएगी। चाही कहती है कि मैं इस तरह के काम में कुछ खास अच्छी नहीं हूँ। चुई कहता है, तुम्हें बस फाइट करने की जरूरत है, जैसा कि तुम हमेशा ही करती हो। दूसरे लोग बस तुम्हें देखकर एक्सपीरियंस हासिल कर लेंगे। इसके बाद चुई बताता है कि हमारा हंटर गिल्ड इस कंट्री का 5वां बड़ा गिल्ड है, लेकिन इंटरनेशनली हम काफी ज्यादा पीछे हैं और कोई हंटर अपनी रैंक भी नहीं बढ़ा सकता, लेकिन हम अपनी कॉम्बैक्ट एबिलिटी को तो बढ़ा ही सकते हैं। इसलिए हमें सही वक्त तक का इंतजार करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि एक रोड पर एक गेट अपेयर हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक हो गया था। इसके बाद हम जिनवू को देखते हैं जो कि सो रहा होता है। तभी उसके सामने उसकी स्टेटस विंडो आती है, जिसपे नोटिफिकेशन होता है कि आपने अपनी डेली क्वेस्ट पूरी नहीं की। तभी वहाँ पर एक अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से जिनवू उठ जाता है। वो इसकी वजह से बेड से गिर जाता है। तभी उसकी आंख खुलती है और वो खुद को एक रेगिस्तान में पाता है। जिनवू ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था। तभी उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सेंटीपाइड अपेयर होता है, जिसके ऊपर पॉइजन टू जायंट डेजर्ट सेंटीपाइड लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। तभी जिनवू को नोटिफिकेशन आती है कि आपने अपनी डेली क्वेस्ट पूरी नहीं की, तो पेनल्टी के तौर पर आपको यहाँ पर 4 घंटे गुजारने होंगे। जिनवू के रूम में 2 नर्सेस आती हैं उसे देखने के लिए, लेकिन जिनवू तो वहाँ पर होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो उस डेजर्ट में उस सेंटीपाइड से बचकर भाग रहा था। अभी एक से उसकी जान छूटी नहीं थी कि दूसरा भी वहाँ पर आ जाता है, जबकि अभी भी पूरे 2 घंटे बचे हुए थे। यहाँ पे नर्सेस जिनवू को ढूंढ रही होती है। जिनवू उससे बचने के लिए रोते हुए भाग रहा होता है। तभी वो सेंटीपाइड उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर जिनवू का टाइम पूरा हो जाता है। इस वजह से वो वापस अपने रूम में आ जाता है। जिनवू को नोटिफिकेशन आता है कि आपने पेनल्टी क्वेस्ट पूरी कर ली है, मगर जिनवू काफी ज्यादा थका हुआ था, इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि पेनल्टी क्वेस्ट पूरी करने पर आपको रिवार्ड मिला है, जिसे आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तभी वहाँ पर नर्सेस भी आ जाती हैं। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनवू जिन्हा से बात कर रहा होता है। वो उससे बात करके अपनी डेली क्वेस्ट पूरी करने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम जूही को देखते हैं, जिसके पास उसके काम के लिए फोन आया हुआ होता है, जिसे करने में वो काफी ज्यादा हिचकिचा रही होती है। फोन पर वो आदमी जूही को बताता है कि मैंने सुना है कि जिनवू अब ठीक हो चुका है, जो सुनकर वो मुस्कुराने लगती है। हम देखते हैं कि जूही जिनवू से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है, मगर पता नहीं वो अचानक से रुक जाती है। तभी वो 2 नर्सेस को आपस में बातें करते हुए देखती है। वो कहती हैं कि ये आदमी होश में आने के बाद डेली ही प्रैक्टिस किया करता है। हम देखते हैं कि वो और किसी की नहीं बल्कि जिनवू की ही बातें कर रही थी। जूही भी उसे देख लेती है, मगर वो उससे मिले बगैर ही वहाँ से चली जाती है। जिनवू एक पार्क वाली टेबल के पास आकर बैठ जाता है और वो कहता है कि मुझे होश में आए हुए 4 दिन हो चुके हैं और मुझे ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि ये सिस्टम वाकई ही में एग्जिस्ट करता है। जब मैं अपनी डेली क्वेस्ट कंप्लीट करता हूँ तो मुझे 3 तरह के रिवार्ड मिलते हैं, जिसमें से एक है फुल रिकवरी, जिसकी वजह से मेरे दिन भर की सारी थकान खत्म हो जाती है। दूसरा है एबिलिटी पॉइंट्स, जिनके जरिए मैं अपनी दूसरी एबिलिटीज को बढ़ा सकता हूँ, जैसा कि स्ट्रेंथ, वाइटलिटी, एजिलिटी और इंटेलिजेंस वगैरह। अपनी एबिलिटीज को बढ़ाने से मैं और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता हूँ और इसके जरिए मैं इन्वेंट्री से स्किल भी हासिल कर सकता हूँ। वो हंसते हुए कहता है कि ये बिल्कुल गेम की तरह है, मगर आसपास के लोग उसे इस तरह खुद से बातें करते देख उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। इसके बाद वो अपने रूम में बैठते हुए बताता है कि मेरा आखिरी रिवार्ड रैंडम टूल बॉक्स है। वो उसे खोलता है तो उसमें
से एक चाबी निकलती है। वो उसे देखकर कहता है, वैसे तो मुझे इसमें से फजूल सामान ही मिला करता है। उस की स्टेटस विंडो पर लिखा आता है कि वो एक इंस्टेंस डेंजन की है, जो कि हैप्जोन सबवे स्टेशन की तीसरी एग्जिट पे इस्तेमाल हो सकती है। जिन्हों को इंस्टेंस डेंजन के बारे में तो नहीं पता होता, लेकिन वो सोचता है कि अब तक जो उसके साथ हो रहा है शायद ये उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की एक और चीज है। इसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक न्यूज दिखाई जाती है कि सिटी में कहाँ डेंजन अपेयर हुई है। हम जिन्वू को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया हुआ था। फिर वो अपने पास्ट की बात याद करता है कि कैसे उसकी मॉम अचानक ही बेहोश हो गई थी। वो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि उनकी मॉम को इंटरनल स्लम्बर नाम की एक बीमारी हो गई है। इस बीमारी में इंसान हमेशा के लिए एक गहरी नींद में चला जाता है। हम मॉडर्न मेडिसिन की वजह से इनको जिंदा तो रख सकते हैं, लेकिन ये कभी भी जागेगी नहीं। हम देखते हैं कि जिन्वू अपनी डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए वर्कआउट कर रहा था। इस दौरान वो सोच रहा होता है कि कैसे वो एक ई रैंक का हंटर बना था और कमजोर होने की वजह से वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता था, बल्कि दूसरों को ही हमेशा उसे बचाना पड़ता था। इसके बाद वो हैप्चून स्टेशन के पास आ गया था ताकि वो उस चाबी का इस्तेमाल करके इंस्टेंस डेंजन में जा सके। वो कहता है कि मैंने वहां जाने की पूरी तैयारी कर ली है और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं मुश्किल में पड़ गया तो मैं फौरन से वहां से भाग जाऊंगा। तभी वो उस की को निकालता है तो उसके सामने भी एक की होल अपेयर हो जाता है। वो पहले तो उसमें की डालने से घबराता है, लेकिन आखिरकार वो उसमें की डाल ही देता है, जिससे वहाँ पर एक डेंजन अपेयर होती है और उसके हाथ से वो की भी गायब हो जाती है। वो उस डेंजन के अंदर चला जाता है तो उसकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है कि आप इंस्टेंस डेंजन में एंटर हो गए हैं। तभी वो जहाँ से आया था वो रास्ता बंद हो जाता है, जिसे देखकर जिन्वू घबराने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके पास से तो एक लड़की गुजरती है। वो समझ जाता है कि वो एक दूसरी डिमेंशन में आ गया है। वो परेशान होते हुए कहता है कि मुझे तो लगा था कि अगर मैं किसी किस्म की मुश्किल में पड़ूंगा तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि इस टेंजेंट से निकलने के लिए या तो आपको बॉस को हराना होगा या फिर आपके पास टेलीपोर्टेशन स्टोन होना चाहिए। वो सोचता है कि मेरे पास तो टेलीपोर्टेशन स्टोन नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे इस टेंजेंट के बॉस को मारना ही होगा, लेकिन मैं तो ई रैंक के मॉन्स्टर को ही बड़े मुश्किल से मार पाता हूँ और अब मुझे इस टेंजेंट को अकेले क्लियर करना है। क्या मैं बिना पार्टी के ऐसा कर भी पाऊंगा? वो सोचता है कि मेरे पास इसके अलावा और कोई चॉइस भी नहीं है और वो वहाँ पर चला जाता है। जिन्वू वहाँ पर डरते हुए जा रहा होता है, तभी उसके सामने 3 गोब्लिन अपेयर होते हैं। वो तीनों जिन्वू पर अटैक कर देते हैं, मगर वो कैसे न कैसे उन तीनों के अटैक से बच रहा होता है और उनसे लड़ने की भी पूरी कोशिश कर रहा होता है। वो तीनों गोब्लिन जिन्वू पर चारों तरफ से हमला कर रहे थे। तभी उनमें से एक गोब्लिन जिन्वू को मारकर पीछे गिरा देता है। उनमें से एक जिन्वू पर दोबारा से अटैक कर देता है, मगर जिन्वू वहाँ से हटकर बच जाता है और वो कैसे न कैसे उस गोब्लिन के ऊपर अपने डैगर से अटैक करके उसे वहीं पर मार डालता है। तभी उसके पीछे से बाकी दोनों भी हमला कर देते हैं। जिन्वू उनके अटैक से भी बच जाता है। फिर वो उनकी तरफ से सामने से अटैक करते हुए जाता है और एक ही सर पर अपने डैगर से मारता है और दूसरे का गला ही काट डालता है। इस तरह से उसने उन तीनों गोब्लिन्स को मार दिया था। हम देखते हैं कि इस फाइट की वजह से वो काफी ज्यादा थक जाता है। तभी उसके पीछे से एक वुल्फ मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर अटैक करता है। जिन्वू उसे बचने के लिए अपना डैगर आगे करता है, मगर वो वुल्फ अपने जबड़ों से उसके डैगर को ही तोड़ डालता है। हम देखते हैं कि उस वुल्फ का जबड़ा लोहे का था। जिन्वू देखता है कि उसके ऊपर स्टील फैंग लाइकन लिखा हुआ था। वो कहता है कि ये वुल्फ यकीनन उन तीनों गोब्लिन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं कि जिन्वू की तो डर के मारे टांगे ही कांप रही थी। वो वुल्फ बड़ी तेजी से आते हुए जिन्वू पर अटैक कर देता है, जिसे वो काफी मुश्किल से बचता है, लेकिन तब भी उसके गाल पर एक कट लग ही जाता है। वो सोचता है कि मेरे साथ कोई भी हीलर नहीं है, अगर मैं जख्मी हो गया तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। तभी वो वुल्फ जोर से हाउल करता है और वो जिन्वू की तरफ बड़ी तेजी से आते हुए उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है। मगर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में बताएं। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और हमारी दूसरी वीडियोस को भी सपोर्ट करे। तब तक के लिए इत्ते की मस।